नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कल पहले फेज की वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले बैटिंग छत्तीसगढ़ में सियासत का एक बड़ा इशू बन गई है। खुद को महादेव बैटिंग ऐप का मालिक बताने वाले एक शख्स ने दावा किया कि उसने अपने कारोबार में मदद के लिए चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल तक 508 करोड़ रुपए पहुंचाए। ईडी ने पिछले हफ्ते 5 करोड़ 39 लाख रुपए कैश बरामद किए थे। बैंक खातों में 15 करोड़ से ज्यादा की रकम सीज की थी। अब पता लगा कि ईडी जल्दी ही इस मामले में भूपेश बघेल को समन जारी करने वाली है। क्योंकि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, कई लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जांच की आंच चीफ मिनिस्टर तक पहुंच गई है और चुनाव चल रहा है, इसलिए सत्ता के खेल में सट्टेबाजी बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गई। आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने इस सब्जेक्ट पर खूब बोले। नड्डा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लूट मचा रखी है, पैसे के लालच में महादेव तक को नहीं छोड़ा। जवाब में खड़गे ने कहा कि सारा एक्शन चुनावी है, मोदी जहां जाते हैं उससे पहले ईडी और सीबीआई को भेज देते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी अपने पाप छुपाने के लिए अब बैटिंग ऐप चलाने वालों को मोहरा बना रही है। उनका कहना है कि बैटिंग ऐप के पीछे बीजेपी के लोग हैं। उन्होंने तो इस मामले में गोलमाल की शिकायत की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जानबूझकर महादेव ऐप से जुड़े लोगों को देश से बाहर भगा दिया। अब उनसे बयान दिलवाकर ईडी के छापे डलवाकर कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया जा रहा है। अब सवाल यह कि अगर सट्टेबाजी का यह धंधा कई साल से चल रहा था तो अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? भूपेश बघेल आज जो कह रहे हैं ये बातें उन्होंने पहले क्यों नहीं कही? अगर दुबई में बैठा शख्स झूठ बोल रहा है तो बिलासपुर और रायपुर में जो करोड़ रुपए कैश बरामद हुए वो किसके थे, किसके लिए भेजे गए थे? और अगर ईडी के रडार पर सट्टेबाजी का एक खेल पहले से था तो कार्रवाई चुनाव के ऐन मौके पर क्यों की गई? इस मामले में कौन कितना झूठ कितना सच बोल रहा है, इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले आपको यह दिखा देता हूं कि आज छत्तीसगढ़ में बैटिंग ऐप को लेकर किस तरह की बयानबाजी हुई, किसने क्या कहा। छत्तीसगढ़ में कल 90 में से 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन इलाकों में कैंपेन बंद हो चुका है, लेकिन जिन 70 सीटों पर वोटिंग 17 नवंबर को होनी है वहां चुनाव प्रचार जोरों पर है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में थे। उन्होंने जसपुर में पब्लिक मीटिंग की। इस रैली में नड्डा ने भूपेश बघेल की सरकार पर करारी चोट की, करप्शन की बात की। नड्डा ने कहा कि 5 साल में बघेल सरकार के घोटालों में इतना कुछ हुआ कि उसके सिवा और कुछ नहीं हुआ। शराब घोटाला, कोयला घोटाला से लेकर गोबर तक में घोटाला हुआ। और तो और भूपेश बघेल ने घोटाले करने के चक्कर में महादेव को भी नहीं बख्शा, महादेव ऐप चलाने वालों से वसूली की। यह सब कहा जेपी नड्डा ने। आप बताइए 5 साल में क्या क्या हुआ? ये घोटाले पे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और तो और छोड़िए, गोठान घोटाला हुआ, सब तरीके का घोटाला हुआ। कभी आपने सुना था कि गोबर का भी घोटाला हुआ? भूपेश बघेल ने गोबर का भी घोटाला कर दिया, गोबर का भी। अभी अभी महादेव ऐप, इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 6000 करोड़ रुपए का घोटाला। किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला, यानी सट्टेबाज भी हो गए। कोयला की तस्करी तो हो रही थी और घोटाले हो रहे थे, अब सट्टे में भी घोटाला हुआ। कितने का हुआ? 508 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में? कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए मंगवाए थे। जेपी नड्डा के आरोप गंभीर थे। जवाब दिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने।
खड़गे ने कहा कि बीजेपी के नेता हार के डर से घबरा गए हैं, इसलिए उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीतेगी तो कांग्रेस ही। देखो, उन्हें कुछ भी करने दो, कांग्रेस जीतने वाली है। और उन्होंने हर भगवान को याद करे तो भी कांग्रेस आएगी वहाँ। जो एलिगेशन लगा रहे हैं 508 करोड़ रुपए लिए, इस तरह के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। अरे ये सबको लगा रहे हैं, वो किसको छोड़े हैं? वो महादेव को भी नहीं छोड़े। छत्तीसगढ़ में महादेव के नाम पर किस तरह सियासत हो रही है, इसकी एक झलक मैंने आपको दिखाई। ये डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि महादेव ऐप घोटाला है क्या। छत्तीसगढ़ में 2020 में एक बैटिंग ऐप लॉन्च हुआ। ये गेमिंग ऐप है जिसमें खेल के साथ साथ सट्टेबाजी होती है। इसके बाद पैसे का खेल शुरू हो गया। ऐप चलाने वाला शख्स भारत छोड़कर दुबई चला गया। जांच शुरू हुई तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। पिछले हफ्ते ईडी ने रेड डाली और 5 करोड़ 39 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। असीम दास नाम के जिस शख्स से कैश बरामद हुआ, उसने दावा किया यह पैसा चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल तक पहुंचाना था। पैसा महादेव ऐप के ओनर ने कांग्रेस को चुनाव में मदद के लिए भेजा था। ईडी का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों में एक ऐसा भी है जिसने माना कि महादेव ऐप के मालिक ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। असीम दास के फोन से ईडी को एक ऑडियो क्लिप भी मिला, जिसमें शुभम सोनी असीम से भूपेश बघेल को पैसे पहुंचाने के लिए कह रहा है। शुभम सोनी का दावा है कि वो महादेव ऐप का मालिक है। असीम दास के बारे में कहा जा रहा है कि वो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के साथ लाइजनिंग का काम करता था। असीम दास के अलावा ईडी ने महादेव ऐप के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के एक कांस्टेबल भीम यादव को भी गिरफ्तार किया है। भीम यादव पिछले 3 साल में कई बार दुबई जा चुका है और उसका सारा खर्च रैपिड ट्रेवल्स नाम की कंपनी उठाती थी। यह कंपनी भी महादेव ऐप से कनेक्टेड है। ईडी का कहना है कि असीम दास और भीम यादव दोनों ही महादेव ऐप केस के मोस्ट वांटेड शुभम सोनी के कांटेक्ट में थे। असीम दास और भीम यादव की गिरफ्तारी के बाद शुभम सोनी ने अपना एक रिकॉर्डेड वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। इसमें शुभम सोनी कह रहा है कि वो महादेव ऐप का असली मालिक है। शुभम सोनी ने यह भी दावा किया कि उसे दुबई जाने के लिए भूपेश बघेल ने कहा था। मैं आपको शुभम सोनी के बयान का कुछ हिस्सा दिखा देता हूं जो उसने खुद रिकॉर्ड करके भेजा है। इसमें शुभम सोनी क्लेम कर रहा है कि उसने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए और इस पेमेंट के उसके पास पुख्ता सबूत हैं और वो सारे सबूत जांच एजेंसियों को देने के लिए तैयार है। महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा। सब कुछ ओके चलने लगा, जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो भी मेरे भिलाई के ही थे। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है। मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। ज़बरदस्ती का अब मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूं बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से
कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी कि मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसा पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज़, एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। महादेव ऐप के केस में अब तक 3033 बैंक खातों की जांच हो चुकी है। 1035 बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा चुके हैं। इनमें 15.5 करोड़ रुपए जमा हैं। 191 लैपटॉप और 858 फोन जब्त किए गए हैं। दावा तो यह किया जा रहा है कि यह घोटाला कई हजार करोड़ का है, क्योंकि खुद को महादेव ऐप का मालिक बताने वाले शख्स ने और गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया है। इसलिए चुनाव के बीचों बीच कांग्रेस की मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं। आज स्मृति ईरानी भी छत्तीसगढ़ में थी। स्मृति ने कहा उन्होंने बहुत से चुनाव देखे हैं, लेकिन ये पहली बार देख रही हैं जब कोई पार्टी विदेशों से हवाला के जरिए मिले पैसे से चुनाव लड़ रही है। मैं स्तब्ध हूं कि भारतीय राजनीति में पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी दुबई के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से अपना चुनाव लड़ रही है। कल रात को जिस प्रकार से महादेव ऐप को चलाने वाले व्यक्ति ने खुलासा किया कि उन्होंने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की घूस दी है, साथ ही उस व्यक्ति ने यह भी कहा है कि उसके पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। भूपेश बघेल जी जो नाटक कर रहे हैं कि नहीं जानता, उससे 500 करोड़ रुपए वसूल लिया है। इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं कांग्रेस के सभी दिल्ली के नेता लोग, क्या कहेंगे आप? क्या कहने, उनका कहना है कि बघेल जी को और पैसा यूज करने दो, दुबई से और पैसा आने दो बघेल जी के लिए, कहने जा रहे हैं क्या? अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। भूपेश बघेल सारे इल्जामात को बीजेपी की चुनावी साजिश बता रहे हैं। बघेल ने आज कहा कि महादेव ऐप के खिलाफ जांच उन्होंने शुरू की। 72 केस उन्होंने दर्ज किए। 1.5 साल में 450 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। लैपटॉप और फोन उनकी छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जब्त किए। बघेल का दावा है कि ऐप का मालिक दुबई भाग रहा है, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से मदद मांगी। दुबई भाग चुके आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग की। 2 महीने पहले केंद्र सरकार ने इस ऐप को बैन करने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन मोदी सरकार ने ईडी को उन्हीं के पीछे लगा दिया। उन्हें ही आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही है। भूपेश बघेल का इल्जाम है कि महादेव ऐप के केस के आरोपी शुभम सोनी का जो वीडियो स्टेटमेंट आया है, वो बयान बीजेपी के इशारे पर तैयार किया गया और बीजेपी ने इस बयान को जारी किया। बघेल ने कहा अब शुभम सोनी को महादेव ऐप का मालिक बताया जा रहा है, जबकि 2022 में ईडी ने सौरभ चंद्राकर नाम के शख्स को गिरफ्तार करने के बाद उसको महादेव ऐप का असली मास्टरमाइंड बताया था। भूपेश बघेल ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए। कहा चुनाव वाले राज्य में ईडी को छापेमारी की परमिशन कैसे मिल गई? बघेल ने कहा यह तमाशा तो 17 नवंबर तक चलता रहेगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है। और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया और वो सारे तमाम, पहली बात तो पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता के गाड़ी है, जो बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, इस नेता की गाड़ी है। तो आदमी भी उसका भारतीय जनता पार्टी के, गाड़ी भी उन्हीं का, और पकड़ने वाले भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ईडी वो पकड़ती है। अब दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। अब एक नया आदमी आया है जिसका मेल, पहले तो मेल आता है, वीडियो जो है बीजेपी ने जारी किया है ना, और प्रेस नोट है ईडी ने जारी किया। तो मतलब कितना बढ़िया संबंध है। जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह। सवाल वही है कि ये बंद भी नहीं हुआ है ना, ये कहाँ बंद हुआ है? जिसको एपीके है वो तो चल ही रहा है, उसको कब बंद करेंगे? जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिए? जब इतनी बड़ी बात सारे मीडिया में आ चुका है तो निर्वाचन आयोग को तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए।
वैसे हमारे तरफ से कंप्लेन जाएगा। वो ये देखो, ये राजनीतिक लड़ाई है, हम राजनीतिक ढंग से लड़ेंगे। भूपेश बघेल के आरोपों का जवाब दिया केंद्रीय आईटी और संचार राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने इस ऐप पर पाबंदी लगाने और ऐप के मालिकों के खिलाफ एक्शन की औपचारिक मांग केंद्र सरकार से कभी नहीं की। जैसे ईडी ने इस केस की जानकारी दी तो केंद्र सरकार ने तुरंत महादेव बैटिंग ऐप पर बैन लगा दिया। राजीव चंद्रशेखर ने इल्जाम लगाया कि भूपेश बघेल की सरकार जांच के नाम पर ऐप के मालिकों को डरा धमकाकर उनसे वसूली कर रही थी। आप जानते ही हैं कि कांग्रेस का एक नया स्ट्रैटेजी है, नया स्ट्रैटेजी नहीं है, पुराना स्ट्रैटेजी का एक नया अवतार है कि जब वो पकड़े जाते हैं कुछ ना कुछ बोलकर, झूठ बोलकर निकलना चाहते हैं। इसमें दो कोई राय नहीं है कि 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन इस इलीगल ऐप तो क्रिमिनल ऐप पे कर रहे थे छत्तीसगढ़ के सरकार। इसमें दो कोई राय नहीं है कि 1.5 साल में उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया नहीं है। जो उनके पास पावर थे और हम ब्लॉक कर सकते थे अगर उन्होंने लिखा होता। ये भी इसमें दो राय नहीं है कि उनको पैसा मिला है इस ऐप से। वो कहते हैं चिट्ठी लिखा, मुझे नहीं मालूम किसको चिट्ठी लिखा है। सोनिया गांधी को लिखा है, राहुल गांधी को लिखा है, किसको लिखा है किसी को पता नहीं। झूठ बोल रहे हैं। उनको इसको खींचना था इस इन्वेस्टिगेशन को ताकि वहाँ उनसे पैसा ले। उनको 508 करोड़ पैसे मिले हैं इस ऐप से। क्यों मिले हैं ये वो बताएं। ये बताएं कि 1.5 साल से क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। एक इलीगल ऐप है, 5 मिनट का तो काम है कि वो इलीगल ऐप है जानकारी मिलने के लिए। उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को इतना 1.5 साल क्यों खींचा वो बताएं। यह सही है कि केंद्र सरकार ने महादेव ऐप समेत कुल 22 बैटिंग ऐप और वेबसाइट्स को बैन किया है, लेकिन इस पाबंदी का महादेव ऐप के जरिए बैटिंग करने वालों पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ऐप की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि उसका डोमेन नेम चेंज हुआ है, इसलिए ऐप यूजर्स नए डोमेन में पुराने लॉगिन और पुराने पासवर्ड से ही बैटिंग कर सकते हैं। इस मामले में एक डेवलपमेंट आज और हुआ। कांग्रेस ईडी की शिकायत लेकर आज चुनाव आयोग के पास पहुंची। अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन में गया, लेकिन चुनाव आयुक्तों से उनकी मुलाकात आज नहीं हो पाई। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी भेदभाव कर रहा है। चुनाव के दौरान ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आयोग बात सुनने को तैयार नहीं है। सिंघवी ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार पिछले कई महीनों से महादेव ऐप के खिलाफ केंद्र सरकार से एक्शन की मांग कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी रही। जैसे ही छत्तीसगढ़ में चुनाव शुरू हुए तो ईडी, बीजेपी और केंद्र सरकार का अलायंस एक्टिव हो गया। आप तो नपुंसक की तरह कुछ कर नहीं पा रहे हैं और आप हमको बता रहे हैं कि केंद्र प्रदेश सरकार ने अनुरोध नहीं किया। लिखित है, ये वक्तव्य है। ये आप अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए, ये बताने के लिए कि हम क्यों लुप्त थे, चुप थे, विलुप्त थे इतने महीनों से और क्यों अचानक जागे हैं, उसको कवर अप करने के लिए इस प्रकार के वाहियात वक्तव्य आप दे रहे हैं। आपने आज तक यानी कल प्रयत्न किया है, येस्टरडे, बैन करने का इस ऐप को केंद्र सरकार ने। येस्टरडे, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री के विरोध आरोप, हर प्रकार के आरोप। आज जो हो रहा है, खुली छूट दे रखी है ईडी को, जो ईडी को बिना किसी सीमा के, बिना किसी प्रतिबंध के एक चुनावी प्रदेश में जाकर इस प्रकार के आरोप लगाने की। दिन प्रतिदिन आज तीसरा प्रेस रिलीज आया है ईडी का। निश्चित हार की तरफ अग्रसर है बीजेपी छत्तीसगढ़ में, ये सर्वविदित है। वो भी उनके संज्ञान में भी है, देश भर के संज्ञान में भी है। इस मामले की ताज़ा खबर आपको बता देता हूं। अब से थोड़ी देर पहले महादेव बैटिंग ऐप घोटाले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल नाम के 2 लोगों के बयान आए हैं। ईडी ने 2022 में सौरभ चंद्राकर को ही बैटिंग ऐप का मास्टरमाइंड बताया था। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने शुभम सोनी के बयान को झूठा बताया है। दोनों ने कहा कि दुबई में उनका रियल एस्टेट का अच्छा खासा कारोबार है और उन्हें बदनाम करने के लिए शुभम सोनी यह दावा कर रहा है कि उसने सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के कहने पर भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए। उनका कहना है कि यह दावा गलत है।
सौरभ चंद्राकर का यह भी कहना है कि बैटिंग ऐप का असली मास्टरमाइंड शुभम सोनी ही है। सौरभ चंद्राकर और रवि उपल के बयान के बाद भूपेश बघेल के पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा ने कहा कि ईडी बिना किसी सबूत के एक ड्राइवर के बयान के आधार पर एक चीफ मिनिस्टर को बदनाम कर रहा है, यह ठीक नहीं है। विनोद वर्मा ने कहा कि ईडी भूपेश बघेल के खिलाफ बिना सबूत के केस बना रही है, जबकि रमन सिंह के खिलाफ तो सारे सबूत थे, लेकिन ईडी ने अब तक उस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। एक कार का ड्राइवर, एक ऐसा अनजान आदमी जिसको छत्तीसगढ़ में कोई नहीं जानता, और आश्चर्यजनक ये है कि ईडी जैसी एजेंसी जो है एक ड्राइवर के बयान पर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाता है कि 500 करोड़ रुपए जो है वो उनको मिले हैं, और एक छोटी सी लाइन में लिखता है सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। एक अनजान आदमी ये कहता है कि मैं महादेव ऐप का मालिक हूँ और मैंने पैसे भिजवाए हैं, मैं भूपेश बघेल से मिला हूँ। भूपेश बघेल उनको जानते तक नहीं। अभी तक तो कोई ऐसा सबूत इनके हाथ लगा नहीं है जिसमें वो मुख्यमंत्री जी पर ये सीधे कह सकें कि ये मुख्यमंत्री से इसके तार जुड़े हुए हैं। रमन सिंह के बेटे का पनामा पेपर्स में नाम है, रमन मेडिकल स्टोर विंध्यवासिनी वार्ड कवर्धा के नाम से पनामा में खाता है, उसमें काला धन जमा है। मैं आपको पनामा पेपर्स के सबूत देता हूँ। उनकी एक कंपनी है जिसमें विदेशी पैसे आ रहे थे, जिसके वो डायरेक्टर थे, और वो कंपनी कुछ नहीं करती थी। उस कंपनी का नाम मुशिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, उसके वो डायरेक्टर थे। वो बताएं कि ये पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, वो घोटाला है। सारी बातें सुनने के बाद एक बात तो साफ है कि महादेव ऐप के केस में घोटाला तो हुआ, बैटिंग के जरिए हजारों करोड़ का खेल हुआ, और यह खेल 3 साल से चल रहा था। भूपेश बघेल भी यह बात मानते हैं। जहां तक ईडी के एक्शन का सवाल है, तो चूंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, इसलिए ईडी का एक्शन तो जायज है। जहां तक टाइमिंग का सवाल है, तो यह कहना पड़ेगा कि चुनाव के वक्त ईडी के एक्शन से और आरोपियों के जरिए हो रहे खुलासों से भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ेंगी। बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाएगी, और बीजेपी उठा भी रही है। इसलिए अगर भूपेश बघेल ये कहते हैं कि बीजेपी ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, तो ये पूरी तरह गलत नहीं है। लेकिन एक जमाना था जब सरकार चुनाव के मौके पर इस तरह के एक्शन लेने से डरती थी। उन्हें लगता था कहीं जनता इसे पॉलिटिकल वेंडेटा ना समझे, जिस पर एक्शन हो उसे कहीं सिंपैथी ना मिल जाए। पर मोदी सरकार की सोच अलग है। वो करप्शन के ऐसे मामलों में रुथलेस है। चुनाव होते हैं तो एक्शन और जोर से होता है। यह सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, राजस्थान में भी देखने को मिला। चुनाव के बीचों बीच पेपर लीक घोटाले से अशोक गहलोत काफी परेशान है। आज अशोक गहलोत जोधपुर की सरदारपुरा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करने गए। पर्चा भरवाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ थे। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अशोक गहलोत ने एक पब्लिक मीटिंग में ईडी के एक्शन की बात की। गहलोत ने इल्जाम लगाया कि जिन एजेंसियों को सरकारी खजाना लूटने वालों के खिलाफ काम करना चाहिए, मोदी सरकार उन्हें अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पब्लिक चुनाव में बीजेपी को इसका जवाब देगी। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दबाव में है। इतनी इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो आर्थिक अपराधियों के लिए काम आनी चाहिए, उसकी बजाय सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए काम आ रही है, तंग कर रही है। आप बताइए, दूसरा सारी बेटे क्या कसूर है? वैभव गहलोत बैठा हुआ है, 1 रुपया इसका नहीं दुनिया के अंदर लगा हुआ, और आप उनको ईडी के नोटिस दे रहे हो, बुला रहे हो वहां पर। ये जो तंग कर रहे हैं ना, ये गांव गांव में बात पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के यहाँ 6 महीने से ईडी बैठी हुई वहां पर। ये पूरे देश में तहल का आतंक मचा रहेगा ईडी का। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी खत्म करें लोग, और आप देखना ये मुद्दा बनेगा इन चुनाव के अंदर। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप निर्दोष लोगों को जाके तंग करो। मजे की बात है कि करप्शन के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता ही अपनी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, इसे इशू बना रहे हैं।
कल देर रात कांग्रेस ने राजस्थान में उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट जारी की। इसमें अशोक गहलोत की करीबी और उनकी सरकार के ताकतवर मंत्री शांति धारीवाल को कोटा नॉर्थ सीट से टिकट दिया गया है। शांति धारीवाल पर जल जीवन मिशन में घोटाले का आरोप है। ईडी उनके केस की भी जांच कर रही है। पता यह चला कि राहुल गांधी शांति धारीवाल को टिकट देने के फेवर में नहीं थे, क्योंकि पिछले साल सितंबर में जब कांग्रेस में बगावत हुई थी, उस वक्त शांति धारीवाल ने कहा था हाईकमान वाईकमान क्या होता है। यह बात सोनिया गांधी को भी याद है और राहुल गांधी को भी। इसलिए शांति धारीवाल का टिकट अटका हुआ था, लेकिन आखिरी वक्त में अशोक गहलोत उनको टिकट दिलवाने में कामयाब हो गए। इसीलिए आज कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सवाल उठा दिए। प्रमोद कृष्णन ने कहा, जिस नेता को खुद राहुल गांधी ने कर बताया, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में उनका टिकट काटने की बात कही, उन्हें टिकट कैसे मिल गया? क्या वाकई में कांग्रेस में हाईकमान से ऊपर भी कोई है? सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में, जिसमें आदरणीय सोनिया जी उपस्थित थी, खड़गे जी उपस्थित थे, कांग्रेस के सर्वमान्य और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा कि शांति धारीवाल जी बहुत भ्रष्ट हैं। तो उनके इस कथन के बाद, इस उद्घोषणा के बाद, यदि मंत्री जी का टिकट होता है तो फिर इसका मतलब साफ है। इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला कि कांग्रेस का हाईकमान दिल्ली में नहीं, अब जयपुर में हो गया है। दूसरा, राहुल गांधी जी केदारनाथ गए हैं और कांग्रेस पीछे से टिकट दे देती है। सब जानते हैं शांति धारीवाल जी दो शरीर और एक जान है, मुख्यमंत्री जी और धारीवाल जी। तो सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी जी से बड़ा कोई नेता है कांग्रेस में? अब ये बात तो साफ है कि राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने अशोक गहलोत को फ्री हैंड दे दिया है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गहलोत के साथ हैं। गहलोत के लोगों को टिकट दिलाने में खड़गे ने पूरी मदद की है। अब अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत ही बनेंगे। चर्चा तो यह भी है कि इसके बाद अशोक गहलोत खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनवाने के लिए जोर लगाएंगे। समझौते का टाइटल है, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में करप्शन के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस के नेताओं ने आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। नरेंद्र सिंह तोमर डिमनी असेंबली सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर व्हाट्सएप पर किसी से वीडियो कॉल पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। बातचीत में खदान कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने की बात हो रही है। वीडियो में यह शख्स देवेंद्र तोमर से कह रहा है कि 18 करोड़ मिल गए हैं, 21 करोड़ एक हफ्ते में मिल जाएंगे और एक पार्टी 100 करोड़ देने को तैयार है। कुल मिलाकर 139 करोड़ के ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। कांग्रेस ने नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के इस वीडियो को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। दिग्विजय सिंह से लेकर सुप्रिया श्रीनेत और रागिनी नायक तक सब नेताओं ने बीजेपी पर हमला किया और पूछा, अब ईडी रेड क्यों नहीं कर रही? मैं पूछना चाहती हूं कि 100 करोड़ की 39 करोड़ की डीले हो रही है। कोई त्यागी नाम के खनन के लोगों की बात हो रही है। ये भी बात हो रही है कि कृष्ण मेनन के घर का एड्रेस प्रूफ चाहिए। सच ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी खनन के मंत्री भी रह चुके हैं और कृष्ण मेनन मार्ग पे अमित शाह जी के ठीक सामने वाले पड़ोसी भी हैं। तो असलियत यह है कि इन सब मामलों में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को सांप क्यों सूंघ गया। एक आरोप बड़ा है सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति पर, रसूख वाले व्यक्ति हैं, बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं। जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे या उनका त्यागपत्र नहीं होगा, इस मामले की कार्रवाई और इस मामले की जांच कैसे होगी। तो मुझे लगता है इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर को। हालांकि जैसे ही इस वीडियो की चर्चा शुरू हुई तो देवेंद्र सिंह तोमर ने पुलिस में केस दर्ज करा दिया। नरेंद्र तोमर के बेटे का कहना है कि यह वीडियो एडिटेड है, पूरी तरह फेक है, फर्जी है। चुनाव में उनके पिता को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश के तहत इस तरह का फेक वीडियो तैयार करके उसे वायरल किया गया।
मुरैना के थाना सिविल लाइंस में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल कल शाम को एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र वीडियो कॉल पर कुछ बातचीत किसी व्यक्ति से करते दिखाई दे रहे हैं। उस बातचीत में कुछ पैसों के लेन देन के संबंध में कुछ बातचीत है। फिर इसी बात पर से उनके पक्ष के द्वारा एक पप्पू तोमर जो उनके साथ में रहते हैं, उनके द्वारा ये शिकायत कराई गई कि थाना सिविल लाइन में कि ये जो वीडियो है ये फेक वीडियो है और ये हमारी छवि को ख़राब करने के लिए और चुनाव को प्रभावित करने के लिए वायरल कराया जा रहा है। उस पर से थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है। लेकिन जब तक पुलिस की जांच होगी, सच सामने आएगा, तब तक सियासत की दुनिया में ये वीडियो अपना काम कर चुका होगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता अब अपनी रैलियों में इस वीडियो का जिक्र करके बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के धार में कैंपेन कर रही थी। यहां प्रियंका ने भी इस वीडियो का जिक्र किया। प्रियंका ने कहा, जनता पर महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, लेकिन बीजेपी के नेता करप्शन करके बड़े बड़े महल बना रहे हैं। अब आपके सामने एक चुनाव है, आप चुनिए। आपको 5 साल और इन्हें मौका देना है कि आपका अत्याचार बढ़े, आप पे अत्याचार बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, महंगाई बढ़े और आप आगे न बढ़ पाए। इनके महल बनते जाएं बड़े बड़े, ये भ्रष्टाचार करते रहें, कहीं 200 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं आपने आप कल वीडियो एक जारी हुआ है एक केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का, आपने देखा होगा हजारों करोड़, 100 करोड़ की बातें हो रही हैं। अब ये बात सही है कि नरेंद्र तोमर के बेटे के वीडियो की ऑथेंटिसिटी की अभी जांच की जा रही है, पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन चुनाव का मौका, इसलिए इस वीडियो की चर्चा तो होगी और कांग्रेस इस वीडियो के जरिए बीजेपी पर इल्जाम लगाएगी और इसका नुकसान नरेंद्र सिंह तोमर को थोड़ा बहुत तो होगा। वैसे आज धार की रैली में जो भाषण दिया प्रियंका गांधी ने, उसके एक ऐसे हिस्से की चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि वो नेताओं को, पार्टियों को उनके काम के आधार पर जज करें, काम देखकर फैसला करें, इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें। प्रियंका ने कहा, जैसे ही चुनाव आता है तो नेता धर्म की बात करने लग जाते हैं, जाति की बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इन सब के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अफसोस की बात यह है कि चुनाव के समय आज की जो राजनीति है वो आपका ध्यान भटका रही है। चुनाव आता है, अचानक धर्म की बातें शुरू, जाति की बातें शुरू, अजीब अजीब सी फिजूल की बातें शुरू, खोखली घोषणाएं शुरू, काम की बातें नहीं हो रही हैं। तो आपको जवाबदेह बनाना पड़ेगा नेताओं को। प्रियंका के इस बयान की बहुत चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि जिस वक्त प्रियंका धार में पब्लिक मीटिंग कर रही थी, धर्म के नाम के इस्तेमाल पर भाषण दे रही थी, उस वक्त राहुल गांधी केदारनाथ में भक्तों को चाय पिला रहे थे। असल में राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। वो कल हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे थे। वहां उन्होंने भगवान के दर्शन करने के बाद भक्तों के लिए लंगर का आयोजन किया और खुद लोगों को चाय बांटी। अब लोग प्रियंका के भाषण के इस अंश को दिखाकर ये पूछ रहे हैं, क्या राहुल गांधी का केदारनाथ का दौरा भी चुनावी है? क्या भक्ति भी इलेक्शन को देखकर जागी है? बीजेपी के नेता प्रियंका को कांग्रेस की गारंटीज याद दिला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस की गारंटीज भी चुनावी है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कर रही है, संख्या के आधार पर आरक्षण देने का वादा कर रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ साथ विरोधी दलों के नेता भी कांग्रेस के दावों को चुनावी बता रहे हैं। आज मायावती ने अपनी चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस पिछड़ों और दलितों के वोट लेने के लिए झूठ बोलती है। मध्य प्रदेश में बीएसपी ने 171 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। मायावती कैंपेन भी कर रही हैं। आज उन्होंने अशोकनगर में रैली की। यहां मायावती ने कहा कि आज कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कर रही है, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि ये वही कांग्रेस है जो कालेलकर कमेटी और मंडल आयोग की रिपोर्ट को दबाकर बैठी रही। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने ही पिछड़ों और दलितों के
आरक्षण की राह में सबसे ज्यादा रोड़े अटकाए। अब चुनाव के दौरान खास तौर से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना। लेकिन शायद इन्हें ये मालूम होना चाहिए और अपने लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि जब अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही, तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए तो जो सर्वे हुआ था, काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी अति पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया, काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों की वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जातीय जनगणना की, मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस के बारे में अखिलेश यादव की राय भी मायावती जैसी है। आज अखिलेश यादव भी मध्य प्रदेश में जबरदस्त कैंपेन कर रहे थे, कटनी में थे। कटनी की पब्लिक मीटिंग में अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस चालू पार्टी है, धोखा देने में माहिर है, इसलिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस के दावों और वादों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों पिछड़ों और दलितों के विरोधी हैं। रैली के बाद अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि यूपी में तो कांग्रेस बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अलायंस को लेकर सीरियस नहीं है, इसीलिए वो बार बार उनकी पार्टी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलती रहती है। कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने, कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल मैं बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा। उत्तर प्रदेश में आप 22 का रिजल्ट निकाल लिए, जो रिजल्ट अभी आएगा मध्य प्रदेश का, या मध्य प्रदेश के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश का 22 का रिकॉर्ड निकलवा दिए। क्या जो भाषा कांग्रेस बोल रही है सपा के लिए, क्या समाजवादी पार्टी को वो भाषा नहीं बोलनी चाहिए कांग्रेस के लिए? क्योंकि अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस भरोसे लायक नहीं है, तो बीजेपी के नेता इस मामले में मजा ले रहे हैं। आज शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जब गठबंधन में शामिल पार्टियों को ही कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, तो मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पर कैसे भरोसा करेगी? आज प्रियंका जी मध्य प्रदेश आ रही है, उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। इंडी एक गठबंधन बना जिसमें सपा भी है, आप भी है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, यहां ये आपस में ही लड़ रहे हैं। और केवल लड़ नहीं रहे, अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, चालू, ये लोगों को ठगती है, इस पे भरोसा करके हमने गलती की। ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले लोग ही कांग्रेस को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस भरोसा करने लायक पार्टी नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा उस पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे। दिल्ली में कांग्रेस के कुछ नेता बोले, लेकिन बहुत संभल कर। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अखिलेश अलायंस में कांग्रेस के साथ हैं और दोनों पार्टियां मिलकर काम करेंगी। हमारे और उनके रिश्ते अच्छे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो हमारे सहयोगी हैं, रहेंगे, और हम बहुत चाहते हैं कि वो सहयोग करें
और हम उनके सहयोग और उनको सहयोग देकर हम लोग सब एक महाज खड़ा करें जिसमें हम बीजेपी को पराजित कर सकें। कांग्रेस से अखिलेश यादव की नाराजगी जायज है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में 6 सीटें देने का वादा किया, फिर मुकर गए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सीनियर नेताओं को तोड़ने में लगी है। कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि कांग्रेस को अखिलेश के बजाय मायावती के साथ अलायंस करने में ज्यादा फायदा है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चालू पार्टी कह दिया। अब आग दोनों तरफ बराबर लगी है। और अब बात केजरीवाल की। आज आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा तब भी केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। केजरीवाल ने आज अपनी पार्टी के सभी एमएलएज की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि अगर शराब घोटाले में ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है, उन्हें जेल जाना पड़ता है, तो फिर दिल्ली की सरकार और पार्टी कैसे चलेगी, कौन चलाएगा। इसके बाद विधायकों ने प्रस्ताव रखा कि कुछ भी हो जाए चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को रहना चाहिए और आम आदमी पार्टी का कन्वीनर भी उन्हें ही रहना चाहिए। मीटिंग में कहा गया केजरीवाल को जेल भेजा जाता है तो पार्टी कोर्ट में अपील करेगी कि जेल से सरकार चलाने की इजाजत दी जाए। कोर्ट केजरीवाल को जेल में ही कैबिनेट मीटिंग करने की इजाजत दे। जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की तैयारी है, साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को किसी से डर है सत्ता का, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और वो चाहते हैं किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक एक करके लगभग सबने एक बात अरविंद केजरीवाल जी को कही, कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन से चले, चाहे आसमान से चले, चाहे पाताल से चले, चाहे जेल से चले, चाहे पुलिस कस्टडी से चले, चाहे जुडिशियल कस्टडी से चले, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। केजरीवाल सरकार में एक और मंत्री आतिशी सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल के नाम पर वोट दिया है, इसलिए कुछ भी हो जाए चीफ मिनिस्टर तो वही रहेंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे, जेल में ही कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। चाहे कितने दिन भी मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे, दिल्ली के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है, वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने ये भी डिस्कस किया कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके। ज़रूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहाँ पर, ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग की फाइल्स लेके जाने की परमिशन कोर्ट से लेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो विधायकों से बातचीत के बाद अभी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के विधायकों से भी चर्चा करेंगे, देश भर में जो आम आदमी पार्टी का संगठन है उससे चर्चा करेंगे और विचार करेंगे इस प्रस्ताव पर जो दिल्ली के विधायकों ने दिया है। आज केजरीवाल ने एमएलएस के साथ जो मीटिंग की उसके 2 मकसद थे। पहला तो यह कि सारे एमएलएस को इस बात का एहसास कराया जाए कि वो तैयार रहें, जब केजरीवाल ईडी के सामने जाएंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरा मकसद यह इंश्योर करना था कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, बेल नहीं मिलती, जेल जाना पड़ता है, तो भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। असल में आम आदमी पार्टी का सारा दारोमदार अरविंद केजरीवाल पर है। पार्टी बनी रहे, चलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने रहें। आज सारे एमएलएस को यही समझाया गया और यह समझाना केजरीवाल के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन पर काबू पाने की सारी सरकारी कोशिशें सिर्फ कागजी साबित हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली की एवरेज एयर क्वालिटी का इंडेक्स 421 रहा है,
जो भयंकर रूप से खराब कहा जाता है। दिल्ली के प्रदूषण के कुछ हॉटस्पॉट जैसे आरके पुरम का AQI 466, ITO का AQI 402, पटपड़गंज का 471 और मोतीबाग का AQI 488 दर्ज किया गया। हालात देखने के बाद आज दिल्ली सरकार ने कुछ और सख्त कदम उठाने का ऐलान भी किया। केजरीवाल ने सरकार के सभी डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की। मीटिंग में तय किया गया कि दिवाली के बाद 13 नवंबर से 20 नवंबर के बीच दिल्ली में एक बार फिर ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, यानी एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी और दूसरे दिन इवन नंबर वाली गाड़ियों को चलने की परमिशन दी जाएगी। दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली में हर तरह के कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा नॉन एसेंशियल सामान लेकर दिल्ली आने वाले ट्रकों की एंट्री भी बैन कर दी गई है। अब दिल्ली के अंदर ग्रेफ 3 में राजमार्गों को, सड़कों को, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन पाइपलाइनों जैसे लीनियर सार्वजनिक परियोजनाओं और विध्वंस के कार्यों पर छूट दी गई थी। बाकी जगह तो कंस्ट्रक्शन पे, निर्माण और विध्वंस पे बैन था। अब जो छूट दी गई थी अब उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो पंजीकृत डीजल के मध्यम मालवाहक हैं, भारी मालवाहक हैं, उनके चलने पर प्रतिबंध रहेगा। आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख तक अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी जो है वो अब बंद रहेंगी 10 तारीख तक के लिए। 10वीं और 12वीं की जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी कक्षाएं जो हैं उनको अलाउ किया गया है। अगर जो चूंकि ये संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। दिल्ली में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। एक मुश्किल यह है कि पंजाब में पराली लगातार जल रही है। पिछले 8 दिनों में पराली जलाने की घटनाएं 78% बढ़ गई हैं। पंजाब में इस सीजन में पराली जलाने के 17,403 मामले रिकॉर्ड पर सामने आए हैं। एक ही दिन में 3,230 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि हरियाणा में रविवार को पराली जलाने के सिर्फ 109 मामले सामने आए। लेकिन जब गोपाल राय से इसके बारे में पूछा गया तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा जितना काम केजरीवाल सरकार कर रही है, अगर उसके थोड़े से हिस्से के बराबर भी बीजेपी के सरकारें काम कर रही थी तो दिल्ली एनसीआर का दम नहीं घुटता। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में धुएं के लिए पंजाब नहीं हरियाणा जिम्मेदार है। बीजेपी अगर इसी समय काम कर लेती ना, साल भर की तो बात छोड़ दो, तब भी ये नौबत नहीं आती। बीजेपी के सरकारों के निकम्मेपन की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली सीएनजी की बस सड़क पे दौड़ा रहा है, लेकिन डीजल की बसें आज भी भाजपा की सरकारें दौड़ा रही हैं, उसका मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट नहीं है, लेकिन पूरे यूपी और हरियाणा के अंदर जनरेटर सेट के धुओं की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं, अगर भाजपा के लोग इसी समय जो काम चल रहे हैं ना उतना ही काम कर दें तो उससे भी दिल्ली की काफ़ी भला हो जाएगा। भाजपा के लोग बोलने के लायक नहीं है, पहले काम करो फिर आकर के बात करो। दिल्ली के पॉल्यूशन का किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि किसी को पक्के तौर पर यह नहीं पता कि इस पॉल्यूशन की वजह क्या है। कोई पंजाब की पराली को दोष देता है, कोई हरियाणा की पराली को, कोई दिल्ली में चलने वाली कारों को, तो कोई फैक्ट्री से उठने वाले धुएं को जिम्मेदार बताता है, तो कोई कंस्ट्रक्शन को इस पॉल्यूशन की वजह बता देता है। और जब पॉल्यूशन की असली वजह नहीं पता तो सॉल्यूशन कहां से आएगा। इसलिए जो स्टेप लिए जा रहे हैं वो सिर्फ जनता को दिखाने के लिए हैं, ये बताने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं। कारें ऑड इवन चलाने से, कंस्ट्रक्शन को रोकने से, पटाखों पर बैन लगाने से दिल्ली की हवा न पहले साफ हुई न अब हो जाएगी। दिल्ली की हवा सिर्फ तब साफ होती है जब थोड़ी बहुत बारिश हो। 2016 तक का ट्रेंड यह रहा कि अक्टूबर में 4-5 दिन जोर की बारिश हो जाती थी
और पॉल्यूशन कम हो जाता था। लेकिन पिछले 7 साल से बारिश का ये सिलसिला रुका हुआ है। इस साल भी बारिश होने का कोई चांस नहीं है। दिल्ली वालों से कहा जा रहा है कि घर से बाहर मत निकलो, खिड़कियां दरवाजे बंद रखो। और दिल्ली वाले भी जानते हैं और कहने वाले भी जानते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए दिल्ली वालों को अगले कुछ दिनों तक ये जहर पीना पड़ेगा और कोई चारा नहीं।